हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NTAUC नेट JRF इन्वायरमेंटल साइंस। फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपके YouTube वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है या सब्सक्राइब आइकॉन, उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा अपने YouTube चैनल पर वो आप मिस ना कर सकें। ओके, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस, नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। सो इनमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर नेशनल पार्क्स, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड व्हाट आर कंजर्वेशन reserves and community reserves as well as marine protected area. So friends, जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है? जनरली बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, उनके पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और उनकी जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है या वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब ऐसे में हम बायोडाइवर्सिटी लॉस का अगर रीज़न की बात करें, इसके क्या रीज़न है? सो ये लॉस जो होता है, इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लाइमेटिक चेंजेस, पॉल्यूशन, इन्वेजिव एक्जोटिक स्पीसीज, डिसीजेज, हंटिंग और पोचिंग। सो ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी जो लॉस का रेट है वो बढ़ गया है। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है जनरली आपका नेचुरली भी होता है और साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक भी होता है। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं बहुत बड़े सेंस में अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ही जिम्मेदार हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। ओके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इकोलॉजिकल जो आपके रिसोर्सेज हैं या कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है और कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो आपके स्पीसीज हैं उनकी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन घटती जा रही है। ओके, सो हमारे लिए अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद सेवरल इकोनॉमिक एंड इथिकल बेनिफिट्स एंड एड्स एस्थेटिक वैल्यू। सो ये सब चीज़ों को देख के अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कंजर्व करें अपने बायोडाइवर्सिटी को। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो मेजर्स हैं, आज दुनिया के सभी देश लगभग आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो कन्वेंशन हुआ था वो 1992 में जो आपका रियो अर्थ समिट हुआ था, उसके दौरान जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CB3 ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में आई। और इस कन्वेंशन के दौरान कई सारे कंट्रीज़ ने ये जो है मल्टीलेटरल ये जो TT थी तो इस पर हस्ताक्षर किए। और उसके बाद से ये जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है पूरी दुनिया में हर देश अपने अपने स्तर पे अपने यहाँ की जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम बात करें जैव संरक्षण की, तो जैव संरक्षण तब है क्या, यानी बायोलॉजिकल कंजर्वेशन है क्या? सो जब जैव संरक्षण प्रजातियाँ, उनके प्राकृतिक वास और पारिस्थितिकी तंत्र को विलोपन से बचाने के उद्देश्य से प्रकृति और पृथ्वी की जैव विविधता के स्तरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और यह विज्ञान, अर्थशास्त्र और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के व्यवहार से आहरित अंतर नियंत्रित विषय है। सो अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें, सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो मेन एम है यानी कि ऑब्जेक्टिव वो क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका स्पेसीज़ और इकोसिस्टम की यूटिलाइजेशन यानी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस और लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम्स हैं उसको मेंटेन करना। अब फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं। सो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो एरिया यानी वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ह्यूमन का जो ऑक्यूपेशन या ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है ना वो ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है। ओके, यानी कि द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी लिमिटेड हियर।
सो कंजर्वेशन अगर मेथड्स की बात करें तो कंजर्वेशन जो मेथड्स हैं वो आपके दो प्रकार के हैं, वो है आपके इन सीटू कंजर्वेशन एंड दूसरा है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन यानी यथास्थल संरक्षण और एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बही स्थल संरक्षण। अब बात करें जो प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरीज हैं वो IUCN के अकॉर्डिंग यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं। इसमें से कैटेगरीज फर्स्ट ए जो है ये स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व को यहाँ पर कैटेगराइज करता है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखे जाते हैं, ठीक है। और कैटेगरी जो आपका फर्स्ट बी है ये वाइल्डरनेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंतर्गत वाइल्डरनेस एरिया को कैटेगराइज किया गया है। एंड कैटेगरी सेकंड जो है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स नेशनल पार्क आता है। और याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछता है कि नेशनल पार्क जो है वो IUCN की किस कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कैटेगरी सेकंड में, ठीक है। और कैटेगरी थर्ड जो है आपका नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर्स, और साथ ही साथ कैटेगरी फोर्थ जो है उसके अंतर्गत हैबिटेट स्पीसीज एंड मैनेजमेंट आपका एरिया ये आता है। और कैटेगरी फिफ्थ की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप को यहाँ पे कवर करता है। और कैटेगरी सिक्स के अंतर्गत जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है वो है आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो ये आपके 6 कैटेगरीज हैं IUCN के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जब कंजर्वेशन है तो इसका जो 2 अप्रोच यानी कि एक इन सीटू एंड दूसरा आपका क्या है एक्स सीटू है। तो इसमें इन सीटू में कौन कौन से अप्रोचेस हैं या स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई कर सकते हो, तो प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि ये इन सीटू के टाइप में नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व आता है। और बायोस्फीयर रिजर्व में आपका टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात एक्स-2 की करते हैं तो एक्स-2 में आपका आता है सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड फील्ड जीन बैंक, साथ ही साथ आपका अर्बोरेटा, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वारिया, और साथ ही साथ सैक्रेड प्लांट और होम गार्डन। तो ये आपके वेरियस अप्रोचेज हैं जिनको मेजर 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि आपका इन सीटू और एक्स सीटू है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का वह एक मेथड है या वह कंजर्वेशन का तरीका है जिसमें स्पीसीज को हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रखते हैं और इस मेथड में नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसका एडवांटेज क्या है, तो इसके एडवांटेज भी हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये कन्वीनियंट मेथड है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और ये यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ जो लिविंग स्पीसीज है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और साथ ही साथ जो हम बात करें ऑर्गेनिजम्स जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम में होते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी नेचुरल वे में करते हैं। उसका एक और फ़ायदा होता है कि दे कैन ईजिली एडजस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्टेन अगर बात करें इन सीटू कंजर्वेशन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस में लाई जाती है, तो वो आपके एरियाज़ जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो ये एरियाज़ एग्जांपल हैं आपके इन सीटू अप्रोच की। ओके, इन सीटू कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। सो अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इसमें आपका डिफरेंस क्या है। तो मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ जो आपकी सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो इसका एरिया होता है वो कंपेरेटिवली बायोस्फीयर रिजर्व से कम होता है और नेशनल पार्क का सबसे कम होता है। तो ये देखिए, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट करता है और इसके अंतर्गत ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये आपका है आपका नेशनल पार्क। और इनके बीच में जो आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपकी जो है इसको हम बोलते हैं बफर जोन्स। ये क्या है आपके बफर जोन्स। तो बफर जोन में आपका कम्युनिटी रिजर्व या फिर कह सकते हैं कि कंजर्वेशन फॉरेस्ट आपके आते हैं, ठीक है, कंजर्व फॉरेस्ट्स। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ बायो रिजर्व कंटेन्स 3 पार्ट। अब यहाँ पे 3 पार्ट या 3 जोन इसके अंदर होता है। एक आपका होता है ट्रांजिशन जोन, दूसरा आपका होता है बफर जोन और आपका तीसरा सबसे सेंटर में जो होता है वो होता है आपका कोर जोन। तो कोर जोन में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च पर्पज़ से आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेके आप यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे
बफर एरिया की, तो बफर एरिया में आप ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर आप एक्टिविटी हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज़्म भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो किया जा सकता है। बट जनरली अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन एरिया, तो ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग यहाँ पे की जा सकती है, साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड रिसर्च यहाँ इस एरिया में होता है। ठीक है, तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो होता है आपका कोर एरिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं तीनों जो आपके इन सिटू कंजर्वेशन के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें तो जो आपका नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क एक स्मॉल रिजर्व है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि उसको मेंटेन किया जाता है, और इसकी बाउंड्रीज जो होती है ना वो बाउंड्री फिक्स होती हैं, याद रखिएगा, वेल डिमार्केटेड होती हैं, और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट एंड कल्टिवेशन वो प्रोहिबिटेड होती है, वो वर्जित होती है। और जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो कान्हा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये सारे ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ पर जो ह्यूमन जो आपका एक्टिविटी है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। हाँ, लेकिन अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टूरिज्म इस क्षेत्र में अलाउड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी टिम्बर हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, कलेक्शन ऑफ वुड एंड अदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो अलाउड हैं, लेकिन वो तब तक जब तक कि आप जो कंजर्वेशन जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो। ओके, जैसे कि और साथ ही साथ ये याद रखना है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं इस प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, ओके, फॉर रिक्रिएशन पर्पज। और उसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया। याद रखिएगा, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ और जो वहाँ पे रहने वाले जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं या ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल जो है वहाँ के इनहेबिटेंट्स की, वो और साथ ही साथ डोमेस्टिकेटेड जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि ये एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल है बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर आपका ह्यूमन जो आपका एक्टिविटीज़ है वो अलाउड होती हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो नेशनल पार्क ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होती हैं। ओके, सो यहाँ पर अब देखें तो ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ होती है, जबकि नेशनल पार्क में आप देखिए नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन एम इसका होता है प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर फ्लोरा और फाना, लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, इट कैन इंक्लूड फ्लोरा, फौना एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, लेकिन नेशनल पार्क की एक फिक्स बाउंड्री होती है। और साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है, लेकिन नेशनल पार्क जो होता है ये जनरल पब्लिक के लिए यूजुअली ओपन नहीं होता। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेंचुरी जो होती हैं यूजुअली जो होती हैं आपके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की जाती हैं, और नेशनल पार्क भी जो होता है स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर सेंचुरी को अपग्रेड तो कर सकते हैं नेशनल पार्क में। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो है आसाम का जो है दिहिंग पटकाई जो नेचुरल वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको अपग्रेड करके और नेशनल पार्क में उसको कन्वर्ट किया गया है, दिहिंग आपका पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब भारत में एग्जिस्टिंग जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं उनकी संख्या 105 हो गई है। तो अब और नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नेशनल पार्क को जो है यहाँ पर उसको डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको हम अपग्रेड तो कर सकते हैं नेशनल पार्क में, लेकिन एक नेशनल पार्क को डिग्रेड करके या फिर कह सकते हैं डाउनग्रेड करके सेंचुरी के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर आता है बात व्हाट आर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। सो कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व जो थी ये प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरी जो है ना, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और इस अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पर जो है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट था, उसके दौरान यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। और ये इंडिया में जो है एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर जो विशेष कर अगर देखा जाए तो ये बफर जोन का काम करते हैं बिटवीन हम कह सकते हैं और कनेक्टर का काम करते हैं, और या कह सकते हैं कि एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट
ऑफ इंडिया। सो ऐसे एरिया जो होते हैं उसको हम कंजर्वेशन एरियाज हम लोग डिक्लेयर करते हैं यदि वे अनहैबिटेटेड हों और पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट के हिस्से में हो, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करती हो। बट अगर मान लीजिए कि इसकी कुछ हिस्से को अगर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ पर या उस कम्युनिटी उधर अगर मान लीजिए कि उस लैंड को प्राइवेटली ओन की है, तो ऐसे केस में उस एरिया को हम बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सुजैन कम्युनिटी रिजर्व जो है पंजाब में है, ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी रिजर्व है इसमें पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का जो वहाँ पे इनहेबिटेड है और वहाँ पे कह सकते हैं कि उस एरिया का जो है ओनर है, तो उसका कहीं ना कहीं उस एरिया पे और साथ ही साथ गवर्नमेंट का, इन दोनों का ही उधर कहीं ना कहीं होता है, कंट्रोल होता है। तो ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है कि वहाँ पर वो एरिया पूरी तरह से अनइनहेबिटेड होता है, मतलब वहाँ पे कोई पॉपुलेशन यानी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती। तो ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं कि या गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में लेती है, तो वो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। और ये कैटेगरीज जो है उसको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि जो प्रोटेक्टेड जो प्रोटेक्शन था, जो प्रपोज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड लैंड यूज, तो उसको इंश्योर करना था, ओके, ताकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी संख्या को इंक्रीज़ की जा सके, ठीक है। तो अब बात आता है कि इसमें एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो कम्युनिटी एरियाज जो अगर बात करें तो वो जैसे कि एग्जांपल में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन जो आपका रिजर्व है, ये आपका एग्जांपल है आपके कंजर्वेशन रिजर्व का। और कम्युनिटी रिजर्व का जैसे मैंने पीछे ही बताया था, वो कम्युनिटी रिजर्व का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है आपका जैसे सुजैन कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। वैसे तो इंडिया में कम्युनिटी रिजर्व्स बहुत सारी हैं। और अब बात करते हैं यदि हम मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो है एसेंशियली एक ऐसा स्थान होता है या स्पेस होता है ओशियन में जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को बहुत ही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से या फिर पार्शली वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेटेड होता है वो। और कंपेरेटिव टू सराउंडिंग वाटर वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये एकदम ऐसे ही है जैसे कि हम लैंड पे नेशनल पार्क्स है ना, उसी तरह से ये आपका मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में होते हैं, मरीन पार्क्स होते हैं। और ये प्लेसेस जो होते हैं दे आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर नेचुरल एंड हिस्टोरिक मेराइन रिसोर्सेज बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज़। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट्स, ओके। सो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक्स सिटु कंजर्वेशन की। ये एक्स सिटु कंजर्वेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि स्पीसीज है उसको उसके नेटिव स्थान से उसको हटा के और किसी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है जैसे कि जू है, नर्सरी है, बॉटनिकल गार्डन या जीन बैंक, उसमें इसको हम लोग रखते हैं और उसका ब्रीडिंग और उसका मेंटेनेंस करते हैं। वो तब होता है जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या इतनी कम हो जाए कि वो वाइल्ड में कहीं ना कहीं अब ऐसा हो कि वो एक्सटेंड कर जा रही है ना। तो अब यानी कि वाइल्ड में अगर वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज है तो ऐसे केस में या इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके उस नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको हम एक आर्टिफिशियल जो आपका डिजाइंड इकोसिस्टम है उस पर उसको रखते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है लेस कंपटीशन होता है और किसके लिए, तो फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस एमंग द ऑर्गेनिज्म। और एक्स सेटू के भी कहीं ना कहीं एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, बट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एनिमल्स यहाँ पर जो है दे आर प्रोवाइडेड विथ लॉन्गर टाइम एंड ब्रीडिंग एक्टिविटी। और साथ ही साथ ये जो स्पीसीज होते हैं दिस स्पीसीज ब्रेड इन कैप्टिविटी एंड कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इन वाइल्ड, यानी इसको वापस में जो है ब्रीडिंग के बाद जब इनके ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं तो उनको हम वापस से री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वाइल्ड में, जिससे कि इनकी जो संख्या है वाइल्ड में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और फिर जेनेटिक टेक्निक्स की बात करें सो जेनेटिक टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो एक्स सिटु कंजर्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्स सिटु कंजर्वेशन। सो इसमें स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, कंजर्वेशन स्टैंड्स एंड जीन, पॉलन, सीड सीडलिंग, टिश्यू कल्चर एंड डीएनए बैंक्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके एक्स सिटु कंजर्वेशन मेथड्स के। और अगर हम बात करें सीड जीन बैंक की तो सीड जीन बैंक मेक अ very easiest way to store germplasm of wild and cultivated plants at low temperature। जबकि अगर हम बात करें फील्ड जीन बैंक की तो फील्ड जीन बैंक में क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स जो होती है उसको नॉर्मल ग्रोइंग जो कंडीशन या टेम्परेचर होता है ना उस पर किया जाता है, ओके। सो इसमें टेम्परेचर का ही डिफरेंस है,
जो आप सीड जिन बैंक की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर रखा जाता है, जबकि फील्ड जिन बैंक की बात करें तो इसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी कि कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। फिर हम बात करते हैं अब क्रायो प्रिजर्वेशन की। सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि दिस टाइप ऑफ इन वाइट्रो कंजर्वेशन इज डन इन, यानी कि ये आपका कृत्रिम जो आपका होता है इन्वायरमेंट, इसको हम बोलते हैं इन वाइट्रो कंजर्वेशन। सो क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है बहुत ही लो टेम्परेचर, यानी कि जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे अटेन किया जाता है। सो इस पे ये प्रिजर्वेशन किया जाता है। सो दिस इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंजर्विंग वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम पोटैटो की बात करते हैं। सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये एक ऐसा स्टोरेज टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम मटेरियल्स को बहुत ही कम टेम्परेचर, यानी अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, अल्ट्रा लो टेम्परेचर जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको वेरी रैपिड कूलिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उसके सीड्स को, और बाई ग्रेजुअल कूलिंग एंड साइमल्टेनियसली डिहाइड्रेशन। सो ये डिहाइड्रेशन कहाँ पे किया जाता है, तो टिश्यू कल्चर्स में जिस तरह से किया जाता है वैसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन में जो मटेरियल है उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉम्पैक्ट, है ना, और साथ ही साथ लो मेंटेनेंस के साथ रेफ्रिजरेशन यूनिट में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, जो एक एक्स-टू कंजर्वेशन का प्रोमिनेंट एग्जांपल है। और अगर हम बात करें अगला, तो ये है बॉटेनिकल गार्डन। सो ये आपका दिस इज अ मेथड ऑफ एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ threatened and endangered species in their respective regions. So this is maintained by government at different level, educational, institutional, and with international assistance as well as. So there are more than 1500 botanical gardens and arboreta in the world containing 80,000 species. So इनमें से कई सारे जो आपके बॉटेनिकल गार्डन्स हैं वो सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ अदर एक्सटेंट टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब एग्जांपल की बात करें तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जो कि आपका कोलकाता में है। ओके फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं हम जूलॉजिकल गार्डन्स यानी जूस की। सो ये आपके अगर देखा जाए तो एक ऐसे पर्टिकुलरली एरिया जो होते हैं या ऐसे एक्स-टू कंजर्वेशन जो आपके डिजाइंड एरिया है जहाँ पर पर्टिकुलरली हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड जो रिलेटिव क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनको ब्रीड करते हैं, और साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स ब्रीडर एंड जेनेटिक इंजीनियर्स विद अ रेडी सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इसका एग्जांपल जो है आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपके न्यू दिल्ली में कह सकते हैं कि ओल्ड फोर्ट में, नियर द ओल्ड फोर्ट जो आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क है वो सिचुएटेड है। और फ्रेंड्स, देयर आर मोर देन 800 प्रोफेशनली मैनेज्ड जू अराउंड द वर्ल्ड विद अबाउट 3000 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, reptiles and amphibians. So these zoos have well developed captive breeding programs. So thank you for watching this video guys. I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा informative